ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आइए। पद बदला होगा, परिस्थितियां बदली होगी, व्यवस्थाएं बदली होगी। मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी। मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। मैं आज जहां पहुंचा हूं वहां पहुंचने के लिए निकला ही नहीं था। मैं शायद अनफिट हूं कंफर्ट के लिए, ऐसा ही लग रहा है। विश्व के अंदर हमारे प्रति विश्वास है। कारण क्या है? हमारा दोगलापन नहीं है। काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। पुरानी चीजें छोड़नी है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मानदंड क्या? नेशन फर्स्ट। मैंने कभी न जीवन का सोचा है न मृत्यु का सोचा है। और आइए आज ये भारत की बात है कि शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर से, बड़ी तस्वीर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल से। प्रधानमंत्री मोदी का पहला पॉडकास्ट था और पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में इटली की पीएम मेलोनी पर सवाल किया गया कि उनको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत चलता है। इस पर क्या बोले पीएम मोदी आपको सुनवाएंगे। अगली बात, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया जो आजकल राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, रैली में विरोधियों पर तीखे वार करते हैं। पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा उनसे भी गलतियां होती हैं, भगवान नहीं है। और अगली बात, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि आखिर वो रेस्टोरेंट किसके साथ जाते हैं और किसके साथ जाया करते हैं। सिर्फ 5 मिनट के कुछ अंश में आपको दिखा रहा हूं, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जरा सुनिए प्रधानमंत्री का यह पॉडकास्ट। भले मैं राजनीति में हूं, लेकिन जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं वैसा मैं नहीं हूं। चुनाव के समय ही मुझे ये राजनीतिक भाषण करने पड़ते हैं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है, एक ऐसी मजबूरी है। मेरा पूरा समय चुनाव के सिवाय गवर्नेंस में होता है, और जब मैं सत्ता में नहीं था तो मेरा पूरा समय संगठन पे होता था। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हो तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है हमेशा। सर, क्या आप जा पाओगे रेस्टोरेंट? मैं अभी तो नहीं जाकर पाया, मैं गया ही नहीं हूं। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। जब बाहर आप पहले मैं जब संगठन का काम करता था, हमारे अरुण जेटली जी खाने के बड़े शौकीन थे। हाँ। उनको हिंदुस्तान के किस शहर में कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी चीज बढ़िया है वो पूरी एनसाइक्लोपीडिया थे। तो हम बाहर जाते थे तो उनके साथ एक इवनिंग तो भोजन कहीं किसी रेस्टोरेंट में होता था। लेकिन आज अगर कोई मुझे मेनू दे दे और सिलेक्ट कर, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कभी वो नाम जो मैं पढ़ता हूं और वो डिश जो है वो सेम चीज है, मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञान है मुझ में, क्योंकि मेरी वो टेंडेंसी बनी नहीं, तो मुझे ज्यादा इसकी समझ नहीं है। मेरा फेवरेट फूड अगर आप पूछे तो पिज्जा है, और पिज्जा इटली से है। और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये मीम्स नहीं देखे? नहीं, वो तो चलता रहता है। मैं उसमें अपना टाइम खराब नहीं करता हूँ।
ऐसा है कि मैं जिसको कहें खाने के शौकीन लोग, हाँ, वैसा नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी परोसा जाता है, जिस देश में जाता हूं, मुझे मैं बड़े चाव से खाता हूं। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने, और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा, और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी, और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, अपनी दिल की बातों को बयां कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, वक्फ बोर्ड पर योगी के साथ आ गए मौलाना। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। योगी दिल्ली आए, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उन्हें कलश भेंट किया और प्रधानमंत्री मोदी को महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। महाकुंभ की शुरुआत 13 तारीख से हो रही है। प्रधानमंत्री को इनवाइट किया योगी आदित्यनाथ ने कि वो महाकुंभ में आए, लेकिन इस बीच एक मौलाना पिछले दिनों सामने आए। उन्होंने कहा ये जो महाकुंभ हो रहा है, ये महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ होने का दावा किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उन्होंने रिपब्लिक पर सुना, अर्नब के साथ इंटरव्यू में, जिसने योगी ने महाकुंभ पर बोला था। अब मौलाना ने यू टर्न ले लिया है उस वक्फ वाले दावे पर। सुनिए। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। एक एक इंच लैंड लेंगे, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी। योगी ने वक्फ पर जुबानी स्ट्राइक की तो मौलाना योगी की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे, योगी योगी करने लगे। जो मौलाना पहले वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का दावा कर रहे थे। जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। वक्फ वक्फ चिल्ला रहे मौलाना ने अब यू टर्न ले लिया है। अब मुसलमानों से महाकुंभ में संतों पर फूल बरसाने की अपील कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड कहने लगे हैं। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर मौलाना क्या कह रहे हैं। दरअसल योगी ने क्या कहा था जिसके बाद अब वो योगी योगी करने लगे। ये आप देख रहे हैं, पहले इस हाथ में तख्ती थी वक्फ बोर्ड की कि कुंभ जो हो रहा है वक्फ की जमीन पर है। अब योगी योगी और योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर योगी का रुख सख्त है।
अर्नब के साथ इंटरव्यू में योगी ने चेतावनी दी थी, वक्फ बोर्ड है या भूमि माफिया बोर्ड, कब्जे की एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, वो अपनी खाल बचा लें बस। यूपी वक्फ अधिनियम में संशोधन किया, एक एक इंच जमीन की जांच करवा रहे हैं। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन पर कब्जा किया उनसे जमीन वापस ली जाएगी। इन जमीनों पर घर, स्कूल और अस्पताल बनेंगे। अब देखिए, योगी को सुनने के बाद मौलाना बरेलवी कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने योगी का समर्थन किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समर्थन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने, खाने और पीने के इंतजाम किए। योगी के वक्फ बोर्ड पर बयान का समर्थन करता हूं। वक्फ बोर्ड में काबिज लोगों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। वक्फ की करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव में बेच दी है। वो कह रहे हैं कौड़ियों के भाव में जो वक्फ में बैठे थे उन्होंने संपत्तियों को बेच दिया है। हमारे बुजुर्गों ने वक्फ को जमीन जायदाद दिए थे ताकि वो गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों की मदद करें। वक्फ बोर्ड जन कल्याण का काम करेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं से हाथ मिला लिया, गरीब मुसलमानों का सपना चूर चूर कर दिया है। अब यही बात मौलाना बरेलवी कह रहे हैं। सुनिए जरा योगी के उस बयान को और अब मौलाना बरेलवी क्या कह रहे हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक एक। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। करोड़ों लोगों के इंतजामात करना मामूली बात नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं, इसलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीन और जायदाद वक्फ की थी उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी। तो मौलाना ने सरेंडर कर दिया है, अपने जुमले से खुद ही पलट गए हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ में कोई घटना ना हो, क्योंकि कई बार आतंकी धमकी मिल चुकी है, इसलिए देखिए बाकायदा एनएसजी को लगा दिया गया है। एनएसजी ने बाकायदा ये लाइव ऑपरेशन किया है। तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं कैसे अगर ट्रेन पर इस तरह का कोई संदिग्ध नजर आता है किस तरह से उस पर एक्शन लेना है, किस तरह से एनएसजी कमांडो आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में अचानक हड़कंप मच गया। खबर आई कि आतंकियों ने एक ट्रेन में लोगों को बंधक बना लिया है। आतंकी अपने मंसूबे पूरे कर पाते उससे पहले योगी ने महाकुंभ में उतार दिए कमांडो, एनएसजी कमांडो, एटीएस और प्रयागराज पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। पूरे स्टेशन और ट्रेन को कमांडो ने अपने कब्जे में ले लिया। ट्रेन के अंदर कमांडो रेस्क्यू में जुट गए तो बाहर पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। बारी बारी से सबकी तलाशी ली गई। संदिग्ध आतंकियों को तुरंत शिकंजे में ले लिया। कमांडो के इस ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर हो गया और 3 पकड़े गए। बाद में पता चला यह आतंकियों से निपटने का मॉक ड्रिल था। मतलब यह महाकुंभ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वानगी थी और योगी के इंतजाम का ऐलान भी था। अगर महाकुंभ में कोई आतंकवादी आएगा तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अब आपको बताऊं, महाकुंभ में जिस एनएसजी को लगाया गया है, एनएसजी खास ऑपरेशंस के दौरान ही तैनात की जाती है। यह है एनएसजी कमांडोज। ये एनएसजी कमांडोज महाकुंभ की सुरक्षा में लगे। महाकुंभ पर हमले की धमकी दी गई,
इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। महाकुंभ को 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आतंकी हमले को लेकर एटीएस जवानों ने मॉक ड्रिल किया है। एनएसजी कमांडो भी स्पेशल हथियारों के साथ मौजूद हैं। एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है क्योंकि ये काले रंग की वर्दी और हेलमेट में होते हैं, जिससे इनकी पहचान यूनिक और सबसे छिपी रहती है। इनका प्रतीक चिन्ह भी एक काली बिल्ली है जो इनकी तेजी और चपलता का प्रतीक है। देश की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की बहुत बड़ी भूमिका है। इनकी फिजिकल फिटनेस काफी बेहतरीन होती है, जिससे वो किसी भी स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये कमांडो मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हैं। बिना डरे ये जवान अपने मिशन को अंजाम देते हैं। सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ से चुने सैनिक ही एनएसजी कमांडो बनते हैं। पहले से ही इन सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग मिली होती है। इसके बाद जब एनएसजी में आते हैं तो एनएसजी चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनके। इसके बाद 14 सप्ताह की बेहद कड़ी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ में थे, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्यतर जीव भी और तमाम योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को उसका साक्षी बनने वाली है। इसलिए प्रयागराज को उस भव्य रूप में प्रस्तुत करना, प्रयागराज को उस दिव्य रूप में रखना, स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करना, प्रयागराज को इस ऐतिहासिक अवसर पर उसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सब सफल होंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ की कुछ अजब और गजब तस्वीरें। प्रयागराज महाकुंभ मेले में देश से अनोखे बाबा भी पहुंच रहे हैं। कोई सिर पर मोरपंख की कलंगी लगाए है, किसी ने 9 साल से अपना हाथ ऊपर कर रखा है, किसी ने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, तो कोई कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर चर्चा में। सबसे पहले बात करते हैं एम्बेसडर वाले बाबा की। महंत राजगिरी नाग बाबा 35 साल से एक एम्बेसडर कार की सवारी कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं अपनी एम्बेसडर कार से ही पहुंचते हैं और इनके खाने पीने, सोने और रहने की व्यवस्था भी इसी कार में है, इसलिए इन्हें एम्बेसडर बाबा कहा जाता है। तो महाकाल गिरी बाबा 9 साल से अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए और 9 साल से यह हाथ ऊपर उठाए। इस हाथ में इनके नाखून उनकी उंगलियों से भी बड़े हो गए। महाकाल गिरी बाबा राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। उंगलियों से लंबे नाखून वाले बाबा भी इन्हें कहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं महाकाल गिरी। कितने साल हो गए हाथ उठाए हुए? आपने बताया 9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए जी। आपने क्या सोच करके ये संकल्प लिया था? धर्म में जुड़े हैं, सनातन धर्म के लिए। अब ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इस महाकुंभ को देख करके क्या लग रहा है? थोड़ा कुछ बदलाव नजर आता है या नहीं? पहले से कई बदलाव हुआ मोदी जी की तरफ से, खाया अच्छा हुआ, पहले से बहुत अच्छा हुआ। महाकुंभ में अलग अलग रंग दिख रहे हैं और ये बाबा खड़े खड़े ही सो जाते हैं, जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं। खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े जागते भी। 1 दशक से जमीन पर उठना बैठना छोड़ रखा है। वो एक सहारा लेकर खड़े रहते हैं। देश की भलाई के लिए ये हठ धारण किया हुआ है इन्होंने। महाराज जी, आप हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं? हमेशा ही खड़े रहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? किस अखाड़े से, किसी से जुड़े हुए हैं? श्री पंचायती अटल अखाड़ा से। तो ये आपका हट कब से चल रहा है? 15 साल हो गए। इसके पीछे 15 साल हो गए। पीछे की वजह क्या रही? जन कल्याण के लिए। लिलीपुट बाबा देखिए। अब लिलीपुट बाबा भी महाकुंभ में चर्चा में। अपनी अनोखी कदकाठी और अचरज में डाल देने वाली जीवन शैली के कारण इन्हें लिलीपुट बाबा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 32 साल से स्नान नहीं किया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं बाबा। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। आप हम नहाते नहीं। कब से नहीं नहाया? 32 साल। हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प लिया? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। एक और बाबा जो रुद्राक्ष को लेकर चर्चा में है, सिर पर करीब 45 किलो रुद्राक्ष लेकर ये बाबा चलते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। वो माला जो जाप करके हम साइड में रखते हैं, जब हम लोगों का
टाइम 6 साल अभी हम लोगों को हो गया, 6 साल बाकी है। जब 6 साल के नज़दीक पे रहेंगे उस टाइम पर हम उसको धारणा करेंगे, क्योंकि वेट 45 किलो वजन हो जाता। 45 किलो वेट में जो है ना किसी चीज़ से खाया पिया जाएगा ना कुछ है। इससे इस सिस्टम से जो है एक सिस्टम बैलेंस बनाने के लिए जो है आराम आराम से उसको करेंगे। रुद्राक्ष वाले बाबा एक और हैं जिनके सिर, पांव, हाथ, कमर, गले पर रुद्राक्ष ही नजर आता है और पूरे शरीर पर एक रुद्राक्ष की तकरीबन 11,000 से अधिक मालाएं हैं। इन रुद्राक्षों का वजन 30 किलो से ज्यादा है। इन्हें सुनिए जरा। आपने कितने रुद्राक्ष पहने हुए हैं? रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से आप जाने जाते हैं। ये लगभग 1.25 लाख रुद्राक्ष है जी। ये क्या कोई हट है? कब से पहने हुए हैं? और ये हट नहीं है, ये जो है हम 2010 से पहन रहा हूँ, जब से धीरे पहन ही रहा हूँ जी। अभी आगे भी इसमें संख्या बढ़ती रहेगी रुद्राक्ष की? हाँ, आगे भी जनसंख्या बढ़ती रहेगी रुद्राक्ष की जी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं देश और दुनिया में किस तरह महाप्रलय के संकेत हैं। कुदरत का ग्लोबल अटैक जो आ रहा है, सबसे पहले आपको दिखाऊं अमेरिका में। देखिए, अमेरिका में अभी भी भीषण आग लगी हुई है। कल तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, अभी भी आग का आलम यह है। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें हो रही है। बाइडेन परेशान है कि आखिर बड़े इलाके में आग लगी है, कैसे हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जाए। कई हजार एकड़ में ये आग लगी है, हजारों घर जल चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं अब तक और हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा, घर इस आग की चपेट में आए, हजारों घर बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर भी है। यह आग अभी भी लगी हुई है, लोगों का पलायन भी जारी है। अमेरिका के इस इलाके से लोग पलायन कर रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका में आग लगी हुई है, तो अमेरिका में ही एक राज्य में आग है तो एक राज्य में बर्फ का तूफान आया हुआ है। ये अमेरिका की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बर्फीला तूफान जो अमेरिका में आया है। अमेरिका में बर्फीला तूफान आया है। तो सऊदी अरब देखिएगा, सऊदी अरब में बाढ़ आई हुई है। सऊदी अरब के कई शहर पानी पानी हो गए। तो सऊदी में बाढ़ आई है, लेकिन हिंदुस्तान में धुंध और कोहरा है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर भारत में धुंध और कोहरे का आलम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी 10 फीट के आसपास है। ये इस वक्त हालत है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, निकलना मुश्किल। और इस धुंध की वजह से देखिए क्या हुआ। एक तस्वीर और दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं, एक के पीछे एक सारी गाड़ियां टकरा गई है। ये दुर्घटना हुई है। 5 से 6 गाड़ियां एक के पीछे एक टकराई हैं और ज्यादा धुंध की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। तो भारत में आपने धुंध देखी, लेकिन चीन में देखिए क्या हो रहा है। चीन में कुदरत का एक और कहर है और यह है वायरस का कहर। HMP वायरस, भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं और चीन में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो चीन में वायरस के साथ साथ एक और कुदरत का अटैक, और वो है भूकंप। चीन में भूकंप आया और उसके बाद 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो कहीं बर्फ है, कहीं आग है, कहीं धुंध है और कहीं भूकंप और वायरस है। क्या अमेरिका, क्या चीन और क्या सऊदी अरब, कुदरत के कहर के सामने दुनिया के बड़े बड़े देश बेबस हैं। आधा अमेरिका बर्फीले तूफान से बेहाल है,
तो एक हिस्सा आग के तांडव से कांप उठा है। कैलिफोर्निया में ऐसी आग लगी कि कमला हैरिस से लेकर बड़े बड़े सितारों के घर तक खाक हो गए। 4 दिन में आग सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गई है। लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन कुदरत के कहर के सामने सुपर पावर अमेरिका तक लाचार नजर आ रहा है। अब आइए आपको बताऊं, जहां जहां कुदरत का कहर बरपा है वहां के हालात क्या है। देखिए जरा, सबसे पहले अमेरिका लिए चलता हूं आपको। भीषण आग से कैलिफोर्निया में तबाही मची हुई है। 40,000 एकड़ तक यह आग फैल गई है। 19,000 इमारतें खाक हो गई हैं। आग से 10 लोगों की मौत की खबर है अमेरिका में। कमला हैरिस और हॉलीवुड स्टार्स के घर जल गए। आग से 13 लाख करोड़ के नुकसान की खबर है। 13 लाख करोड़। लोग कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे एटम बम गिराया गया हो। बाइडेन ने भी कहा है कि ऐसी आग पहले कभी नहीं देखी है। 4 दिन में अमेरिका आग नहीं बुझा पाया है। कुदरत के कहर के सामने सुपर पावर बेबस है। तो अब देखिए जरा सऊदी अरब का हाल। सऊदी अरब में बाढ़ आई हुई है। रेगिस्तान में बाढ़ आई तो दुनिया हैरत में है। सऊदी अरब यूएई में काफी कम बारिश होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में तूफान बारिश से तबाही मची हुई है। अचानक इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बाढ़ आ गई। सैलाब से कहीं कार बह रही है, कहीं सड़कें बह रही हैं। रियाद, मक्का समेत कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी सऊदी अरब पर मौसम अभी और मुसीबत ढाएगा। चीन में वायरस का कहर चल रहा है और विस्तार विकास के लिए कुदरत से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ चीन करता है। कभी कृत्रिम बारिश करा देता है, कभी पहाड़ों पर निर्माण करता है, लेकिन कुदरत से छेड़छाड़ उसे भारी पड़ रही है। चीन में कोरोना जैसे एचएमपी वायरस से दहशत मची है। दावा है कि चीन में हजारों लोग वायरस से संक्रमित हो गए और दुनिया भर में चीन से यह बीमारी फैल रही है। हाल में चीन में भूकंप से तबाही मची थी। भूकंप ने 100 से ज्यादा की जान ले ली थी और अब मौसम की मार से खतरे की चेतावनी। बात भारत की। आधा हिंदुस्तान कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरा है, सर्दी है। भीषण सर्दी अब तक 30 से ज्यादा की जान ले चुकी है और रोज दर्जनों उड़ान और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम के कहर से अभी राहत मिलने की उम्मीद कम है। दुनिया की तरह भारत में भी मौसम की मुसीबत देखने को मिल रही है। अमेरिका में आग के साथ बर्फ भी है। आधा अमेरिका बर्फीले तूफान से बेहाल है। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों पर मौसम की मार पड़ी है। अमेरिका में 2 लाख लोग इस वक्त बेघर हैं। 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए गए। 10 साल में आया यह सबसे भयंकर बर्फीला तूफान है। भारी बर्फबारी ने अब तक 5 लोगों की जान ले ली है। बर्फबारी और तूफान को देखते हुए इमरजेंसी लगा दी गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस। लॉस एंजलिस में हमने इतनी खतरनाक आग पहले कभी नहीं देखी। ये कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे व्यापक और विनाशकारी आग है। हमारी प्राथमिकता पहले लोगों की जान बचाना है। राज्य में अगले 6 महीने के फंड का इस्तेमाल इस आपदा को रोकने में किया जाए। हमें उम्मीद है कि हवा थमेगी और मिलकर हम आग बुझाने में कामयाबी पाएंगे। ये ऐसी खतरनाक आग है जिसका असर कुछ दिन, महीनों नहीं बल्कि सालों रहेगा। सेना और फायर फाइटर दिन रात आग बुझाने में लगे हैं, लेकिन 150 की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसलिए भीषण आग को रोकना मुश्किल हो रहा है। हजारों लोग के घर खाक हो गए हैं। कोशिश है सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए और उन्हें आग से बचाया जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं कि आखिर दिल्ली में घमासान क्यों मचा हुआ है। दिल्ली की लड़ाई और अब पूर्वांचल पर आ गई है। आज दिल्ली में बवाल हुआ है, तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी ने बवाल काटा है, बैरिकेडिंग तोड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और केजरीवाल के खिलाफ यह प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार हुई। बीजेपी ने दरअसल पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला था और केजरीवाल का विरोध कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता।
दिल्ली में चुनाव है। केजरीवाल के एक बयान के बाद बीजेपी ने बवाल किया है। जरा सुनिए केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों पर क्या बयान दिया, जिसके बाद चुनाव से पहले केजरीवाल घिर गए। 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। उस केजरीवाल का यही बयान उनके लिए आफत बन गया। और उसके बाद देखिए यहां जो कार्यकर्ता मौजूद थे बीजेपी के, उन्हें हिरासत में लिया गया क्योंकि प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस बीच मनोज तिवारी खुद निकल गए सड़कों पर। मनोज तिवारी सड़क पर निकल गए ऑटो में और लोगों से बात करने लगे कि पूर्वांचल और पूर्वांचलियों का बड़ा मुद्दा दिल्ली में बनाने की कोशिश है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। हम ऑटो वाले ही हैं। अरे कौशल जी भैया, ये जो क्या नाम है? दिनेश सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? देखो इन्हीं को दोगले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम दोगले हैं, यूपी बिहार के हैं तो कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी पीछे छूट गई, मैं इनका सहारा ले रहा हूँ। अरे हम इसको अभी तो घर घर जमीन जमीन पे गली गली ले जाएंगे। देखिए हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हमको ऑटो में बैठने में और टैक्सी में। और बीजेपी अब इससे बड़ा मुद्दा बनाने वाली, एक और मुद्दा मिल गया। इसलिए केजरीवाल के घर के बाहर की सुरक्षा देखिए जरा। उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए केजरीवाल के आवास के बाहर, क्योंकि उनका विरोध बढ़ गया है। 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के साथ साथ दिल्ली भी इसका बदला लेगी। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में पूर्वांचल वोटर पर घमासान मचा है। कल केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को बसाने का बयान दिया। चुनावी मौसम में बीजेपी ने उसे लपक लिया और बड़ा मुद्दा बना दिया। आज बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केजरीवाल के पूर्वांचल विरोध पर सवाल उठाए। मैं बिहार का हूं तो मैं फर्जी वोटर, कोई यूपी का है फर्जी वोटर हो गया। लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। पूर्वांचल का जिस तरीके का अपमान किया है, पूर्वांचल उनको निकाल फेंकेगा। बीजेपी के नेता केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं पूर्वांचल के लोग 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। आप अगर हमारे को फर्जी बोलेंगे, फर्जी वोटर बोलेंगे, इन्होंने ही आपको कुर्सी पे बिठाया था, आपने उनको ऊपर से और दोगला गाली दिया, इस गाली का बदला आपको मिलेगा अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल के लिए मुश्किल बढ़ गई है। पहले शीश महल पर घिरे थे, अब पूर्वांचलियों पर घिर गए। तो दरअसल हुआ क्या, कल अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से मिले थे। बीजेपी पर वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने। कहा बीजेपी के लोग नाम कटवाने और जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने 22 दिन में 5500 लोगों के नाम कटवा दिए। नई दिल्ली सीट पर 13,000 नए वोटर के लिए आवेदन दिए गए। 15 दिन में 13,000 लोग कहां से आ गए? यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाया जा रहा है, यह केजरीवाल का आरोप था। केजरीवाल ने बीजेपी पर 18.5% वोट की धांधली का आरोप लगाया। केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। यूपी बिहार के लोगों के नाम जुड़वाने को पूर्वांचल की अस्मिता से जोड़ दिया। बीजेपी ने केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी ने आज पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। मार्च अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक निकाला गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई। दिल्ली पुलिस ने करीब 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। केजरीवाल ने बीजेपी के विरोध पर तंज कसा। कहा मैं अपने घर के बाहर एक टेंट लगाऊं और बीजेपी अपने 100 लोगों को वहां परमानेंट दे। बीजेपी नेताओं ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया। कहा 8 फरवरी को पूर्वांचल के लोग आपको गुड बाय बोल देंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए
क्या कुछ कह रहे हैं आप और बीजेपी के नेता। रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है, और ये मेरे ऊपर उलझुल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। इन्होंने फर्जी वोटर बता दिया, जब उसका विरोध करने पहुंचे तो पूर्वांचल के लोगों को दोगला बता दिया। ये सारा अरविंद केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के साथ साथ दिल्ली भी इसका बदला लेगी। जिसने फर्जी और दोगला बोला है उसको उनकी औकात बताएगी पूर्वांचल। यूपी से, बिहार से, आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली में लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नाम पे छूट मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली में यहां फर्जी वोट बनवा ले? केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, ये बिहार, यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया, टेम्पो वाले को धोखा दिया। जब नड्डा साहब कहते हैं, रोहिंग्या का सवाल उठाते हैं, तो उसके साथ पूर्वांचली को जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपमानजनक, अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो अपमानित करने का काम अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान देके किया है, उनको उस वक्त पता चलेगा। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को उनके बयान पर बीजेपी ने घेर लिया है। इसी वजह से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद देखिए बीजेपी ने कार्टून जारी किया जिसमें केजरीवाल उत्तर भारतीयों से कह रहे हैं तुम दोनों फर्जी हो, यानी फर्जी वोटर। अब इसे ऐसे समझिए कि उत्तर भारतीयों और पूर्वांचलियों को लेकर, खासतौर पर पूर्वांचलियों को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों है। अब मैं आपको वजह बताता हूं। वजह यह है कि दिल्ली में बहुत पूर्वांचली आबादी है। छठ पर्व के दौरान आप देखते हैं दिल्ली में कुल वोटर है 1,55,00,000। दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर हैं 40 लाख, यानी जो पूरा चुनाव बदल सकते हैं। यह दिल्ली के कुल मतदाताओं का 25% है। दिल्ली में विधानसभा की सीटें हैं 70 में से पूर्वांचली वोटर का 35 सीटों पर सीधा सीधा असर है। 18 सीटों पर पूर्वांचल के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। बुराड़ी, लक्ष्मीनगर, द्वारका, पालम, उत्तम नगर, विकासपुरी में पूर्वांचल वोटर ही जीत तय करता है। बीजेपी ने दिल्ली में विशेष पूर्वांचल मोर्चा बना रखा है जिसके जरिए पार्टी पूर्वांचल के लोगों को जोड़ती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल वोटर की लड़ाई शुरू हो गई। मनोज तिवारी खुद पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए मनोज तिवारी खुद भी हमलावर है और बीजेपी अब यह मान रही है कि केजरीवाल की जुबान से जो निकला है उसे कैसे हथियार बनाकर केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सुनिए जरा। हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। तो पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं, उनका वोट कटवा रहे हो आप, क्यों? क्योंकि वो केजरीवाल जी को वोट डालते हैं और आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं। जो पूर्वांचली रहता है उसका वोट कटवा रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं का वोट जो दिल्ली में नहीं रहते उनका वोट दिल्ली में बनवा रहे हो। तो ये तो आप करप्ट प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हो, ये तो आप जालसाजी कर रहे हो। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे? आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव में अपनी संभावित हार को देख करके इतना बौखलाया गया, उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वांचल के लोगों को गाली देना प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत ही पूरी दिल्ली में आप कहीं भी जाएंगे ना, तो हमारे पूर्वांचली भाई बहन जिन्होंने दिल्ली की डेवलपमेंट में हमेशा योगदान दिया है, वो बताएंगे आपको, वो पन्ने लिख देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने क्या 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 काम किए उनके लिए। सब जानते हैं उन्होंने पूर्वांचलियों की क्या खस्ता हाली की है। आप देखिए, चाहे छठ पूजा के इंतजामात हों या यमुना की गंदगी हो, चाहे जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जिस तरह से ना तो पाइपलाइंस लगी हैं और टैंकर माफिया का आतंक, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं केजरीवाल जी।
आइए अब आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली कहां पहुंचे, अध्यात्म की शरण में विराट एंड फैमिली। तस्वीर में आप सुन रहे थे विराट प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए गए। दरअसल विराट क्यों गए? विराट पिछले काफी वक्त से स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट की परफॉर्मेंस पर, उनके प्रदर्शन पर असर है, इसलिए वो उनकी शरण में पहुंचे। कलें चलने लगी तो विराट एक बार फिर बाबा के दरबार पर पहुंचे। पत्नी और बच्चों के साथ प्रेमानंद जी के दर्शन करने पहुंचे। वृंदावन आश्रम में प्रेमानंद जी को दंडवत प्रणाम किया। 2 साल पहले विराट इसी तरह खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे। उस वक्त टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में रन नहीं बना रहे थे। तब विराट ने देश भर में धार्मिक यात्राएं की। कैची धाम यानी बाबा नीम करौली के आश्रम भी पहुंचे थे। अनुष्का के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंचे और महाराज जी का आशीर्वाद लिया था। 2023 में भी विराट वृंदावन में उनके आश्रम गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के गुरु दयानंद गिरी के आश्रम भी पहुंचे थे। अध्यात्म और ध्यान से विराट को फायदा मिला। 2023 विश्व कप में विराट सबसे कामयाब बल्लेबाज भी बने और T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम रोल अदा किया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत जरूरी खबर, अगर आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो यह खबर आपके लिए। सप्ताह में 90 घंटे काम, यानी एक हफ्ते में 90 घंटे काम पर बहस छिड़ गई है। सप्ताह में 90 घंटे यानी रोज 15 घंटे ऑफिस की अगर शिफ्ट हो जाए, ऑफिस का काम 15 घंटे हो जाए। ये किसने कहा? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी लगभग 25 देशों में काम कर रही है, उसके चेयरमैन है सुब्रमण्यन। इन्होंने कहा कि युवाओं को ज्यादा काम करना चाहिए। युवाओं को, दरअसल एक मीटिंग में थे, वहां उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को लगभग 90 घंटे हर हफ्ते काम करना चाहिए। इस बात पर कई बड़े सेलिब्रिटीज ने एतराज जताया। दीपिका पादुकोण उनमें से एक है, हर्ष गोयनका है जिन्होंने इस पर एतराज जताया। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि 15 घंटे की हर रोज शिफ्ट पर कैसे दुनिया में बहस और बवाल चल गया। क्या अब हफ्ते में 90 घंटे काम करना पड़ेगा? क्या दिन में 15 घंटे दफ्तर में ही बैठना पड़ेगा? दुनिया के बड़े उद्योगपतियों के बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने पर घमासान शुरू हो गया है। लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन के 90 घंटे वाले बयान पर बवाल है। बॉलीवुड से लेकर कारोबारियों तक समर्थन और विरोध की जंग शुरू हो गई है। दीपिका पादुकोण ने मोर्चा खोल दिया तो भारत के उद्योगपतियों में समर्थन और विरोध पर मतभेद है। अब आइए आपको बताऊं क्या कहा है लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन ने। यह है SN सुब्रमण्यन, लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन है। वो अपने कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। दरअसल तभी एक कर्मचारी ने उनसे काम पर सवाल किया, पूछा $1 बिलियन वाली कंपनी शनिवार को भी बुला रही काम करने के लिए। इसी सवाल का जवाब सुब्रमण्यन ने मीटिंग में दिया। उन्होंने कहा, खेद है रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा तो ज्यादा खुशी होगी क्योंकि मैं खुद रविवार को भी काम करता हूं। उन्होंने इसके लिए चीनी व्यक्ति से बातचीत का उदाहरण दिया। बताया कि चीनी व्यक्ति ने उनके सामने दावा किया था कि अमेरिका चीन से भी आगे निकल सकता है क्योंकि चीनी कर्मचारी एक हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं जबकि अमेरिका में 50 घंटे का साप्ताहिक काम होता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कर्मचारियों से पूछा, उत्तर आप दीजिए, अगर दुनिया में सबसे ऊपर रहना है तो 90 घंटे काम करना होगा। लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इससे वर्क लाइफ बैलेंस पर बड़ी बहस छिड़ गई है। आइए अब आपको दिखाऊं कि इस पर विरोध कौन कर रहा है। कई सेलिब्रिटीज इसका विरोध कर रहे हैं, कई इसके हक में हैं। उनमें हर्ष गोयनका, गौतम अडानी और इलोन मस्क भी शामिल हैं। देखिए कौन क्या कह रहा है, इस पर सबकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं। उनमें सबसे पहले दीपिका पादुकोण शामिल है। दीपिका पादुकोण कह रही हैं, ऊंचे पद पर बैठे लोगों के ऐसे बयान अच्छे नहीं हैं। शरीर के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी मायने रखता है। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं। नारायण मूर्ति कह रहे हैं, पहले कह चुके, सप्ताह में कर्मचारियों को 70 घंटे काम करना चाहिए। युवाओं को समझना होगा, उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना होगा। काम के घंटों पर उन्होंने यह बयान कुछ दिन पहले दिया था। नारायण मूर्ति साहब इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन हैं। गौतम अडानी,
उन्होंने कहा वर्क लाइफ बैलेंस किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए, ना आपका मेरे ऊपर, ना ही मेरा आपके ऊपर। उन्होंने यह बयान कुछ दिन पहले इंटरव्यू में दिया था हर्ष गोयनका। उन्होंने कहा काम स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, गुलामी की तरह नहीं। काम और जीवन संतुलन वैकल्पिक नहीं, यह जरूरी है। हर्ष गोयनका आरपीजी इंटरप्राइजेस समूह के अध्यक्ष हैं। समूह में 15 कंपनियां शामिल हैं। कारोबार करीब $4.7 मिलियन डॉलर का। इलॉन मस्क सफल होने के लिए हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करना चाहिए, यानी मस्क उससे और 10 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा हालांकि रोजाना कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर काम की गुणवत्ता घटती है। मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। राजीव बजाज ने कहा पर्याप्त कार्य करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जरूरी गुणवत्ता है, यानी काम के घंटों से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। राजीव बजाज बड़े कारोबारी और बजाज ऑटो के सीईओ हैं। जैकमा कह रहे हैं हफ्ते में 6 दिन हर रोज 12 घंटे काम करने की वकालत की। कहा जो लोग काम से प्यार करते हैं उन्हें घंटे बोझिल नहीं लगते। सफलता के लिए समर्पण और लक्ष्य पाने में असुविधा सहने की इच्छा जरूरी है। ज्वाला गुट्टा ने कहा बड़े संस्थान के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की ऐसी टिप्पणी निराशाजनक है, अविश्वसनीय है। मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, यह बहुत ही निराशाजनक और डरावना है। ज्वाला गुट्टा 13 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता रह चुकी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रही हैं, उनसे ही जानते हैं क्या हफ्ते में 90 घंटे और हर रोज लगभग 15 घंटे काम किया जा सकता है। डॉक्टर स्वाति, मेरा सवाल यह है क्या यह मुमकिन है कि हफ्ते में 90 घंटे और हर दिन 15 घंटे काम किए जाएं, और 15 घंटे जो शख्स काम कर रहा है वो आखिर 8 घंटे सोएगा तो 23 घंटे लगभग ऐसे ही निकल गए, उसकी जिंदगी की 1 घंटा बचेगा सिर्फ। तो क्या यह संभव है? ये सलाह बिल्कुल ही इस तरह की सलाह है जहां आप मनुष्य को मनुष्य नहीं बल्कि उसको आप कोई कंप्यूटर या रोबोट या मशीन समझते हैं। ऐसी स्थिति में आप उनको कई सारी बीमारियों के मुंह में भी धकेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इतने घंटे काम कर रहा है और उसको कोई रिकवरी की चांस नहीं मिल रही है, यानी कि आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में शरीर में जो रिपेयर का वर्क होना चाहिए वो भी प्रभावित हो जाता है। और ऐसी अगर आप देखें तो आगे चल के इन लोगों में इनकी मेमोरी प्रभावित होगी, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित होने लग जाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन और वही तरह तरह की शारीरिक बीमारियां जो है लगना एक बहुत मामूली सी बात हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि अगले दिन हम तरोताजा हो, हमारे अंदर काम करने की इच्छा हो, हम निर्णय अच्छे ले पाए, हम स्थिति को समझते हुए जो भी हमें कार्य करना है वो सब कर पाए, हमारा फोकस अच्छा रहे, हम खुश मन से ये सब काम करें, तो इन सब के लिए हमें रेस्ट भी जरूरी है। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट की उसको इतनी ज्यादा जरूरत है कि जो रिपेयर हमारे शरीर में होता है वो सब रेस्ट के दौरान या नींद के दौरान होता है। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर कह रही है कि ये संभव नहीं है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ट्रंप को कोर्ट ने बरी कर दिया है, उन्हें सजा होनी थी आज। ये एक मामला है, ट्रंप जिस वक्त राष्ट्रपति नहीं थे उस दौर का मामला है, लेकिन शपथ लेने से पहले ट्रंप को अगर सजा हो जाती तो उनके लिए मुश्किलें पेश आती। आपको बताऊं क्या है मामला। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप को बरी कर दिया है। हश मनी केस में ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी 34 आरोपों से बिना शर्त उन्हें बरी कर दिया। ट्रंप ने जज से कहा मेरे साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया गया है और फैसले के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। सुनवाई के लिए ट्रंप आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। ट्रंप पर आरोप था उन्होंने एडल्ट स्टार को 90 लाख रुपए दिए अपने संबंधों पर चुप्पी साधने के लिए। एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे दिए। ट्रंप अपने ऊपर लगे आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। आज फैसला सुनाते हुए जज ने इस केस को असाधारण मामला करार दिया। जज ने कहा कि इस केस में बड़ा विरोधाभास है, मीडिया में सुर्खियां बटोरी, लेकिन अदालत में मामला कुछ और ही है। मई 2024 में ट्रंप इसी मामले में दोषी ठहराए गए थे। ट्रंप ने सजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की याचिका उस वक्त खारिज कर दी। आज का फैसला ट्रंप के लिए बड़ी राहत है, वो बिना किसी रुकावट के अब शपथ ले सकेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आखिर में आपको बताता हूं HMP वायरस के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। लगातार पेशेंट अस्पताल पहुंच रहे हैं और
इस तरह की खबरें मिल रही हैं। हर रोज कई मामले सामने आ रहे हैं एचएमपी वायरस के, जिसकी शुरुआत चीन से हुई थी। तो देश में एचएमपी वायरस लगातार बढ़ रहा है। ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं। कोरोना वायरस जैसे एचएमपी के देश में कुल 14 मामले हो गए। आज राजस्थान और गुजरात में एक एक केस मिला है। राजस्थान में एक 6 महीने की बच्ची एचएमपी वायरस से संक्रमित हुई और वहीं अहमदाबाद में 9 महीने का बच्चा एचएमपी वायरस पॉजिटिव हुआ। इससे पहले गुरुवार को 3 केस मिले थे। एचएमपी वायरस केस बढ़ने पर अब राज्यों ने और ज्यादा सतर्कता बढ़ा दी है। तो ये था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।